तो चलो दोस्तों, आज हम लोग एमईके का जीएसके का हमने ऑनलाइन पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग एमईके का ओरल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जीएसके का ओरल कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा चैनल है दोस्तों, उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, ठीक है। अंसारी जीएस एकेडमी, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जीके जीएस से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर आपको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, मर्चेंट नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड की जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और एटलीस्ट मैं आपको कोशिश करूँगा कि 30 क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। यानी इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन करके पढ़ाऊँगा। और जो भी आपको दिक्कत होगा डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ पीपीई। यानी पीपीई का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपसे सर्वेयर इसी तरह पूछेगा ओरल में कि बताओ बाबू पीपीई क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द पीपीई, या व्हाट इज़ पीपीई, व्हाट अबाउट पीपीई, टेल मी अबाउट पीपीई, पीपीई के बारे में बताओ। तो आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं कि सर पीपीई क्या है। तो सर पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो एक या एक से अधिक आदमी को उसके हेल्थ और सेफ्टी का प्रोटेक्शन करवाता है, ठीक है, या उसको सेफ्टी प्रदान करता है। तो सर पीपीई एक इक्विपमेंट है जो एक या एक से अधिक आदमी को सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो जो हमारी जान की रक्षा करता है सर, जिसे हम पहन के काम करते हैं और हमारी जान की रक्षा होती है, उसे हम पीपीई कहते हैं। और इंग्लिश में बोलना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए, सर्वेयर को ये पता होना चाहिए कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं ये सवाल के बारे में जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो जानता है कि नहीं। अगर वो समझ जाएगा कि हाँ ये लड़का सवाल के बारे में जानता है लेकिन बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, वो आपको पास कर देगा। लेकिन आप पूछा पीपी तो आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो समझ जाएगा कि इसके बारे में नहीं जानता है। तो आपको हिंदी इंग्लिश जो भी पता है वो आप उसको डेफिनेटली बताइएगा ज़रूर। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर इक्विपमेंट टू द प्रोटेक्ट ए पर्सन वन और मोर रिस्क टू हिज हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक प्रकार का इक्विपमेंट है जो आदमी को एक या एक से अधिक रिस्क होने से क्या करता है, तो बचाता है, ठीक है। हिंदी में बोलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बोल रहा है नेम द 15 पीपी, जरूरी नहीं है कि 15 पीपी पूछे, वो बोल देगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है उसका कुछ नाम बताओ कि क्या क्या पीपी पहनकर हम काम करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। तो ऊपर से शुरू कीजिएगा। सबसे पहले सेफ्टी हेलमेट हम पहनेंगे, सेफ्टी गगल्स पहनेंगे, याद रखिएगा सेफ्टी लगाइएगा जरूर, ठीक है। सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गगल्स, एयर डिफेंडर या एयर मफ या एयर प्लग जो कान की रक्षा करता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, खाली आप एयर मफ बोल दीजिएगा। उसके बाद सेफ्टी हैंड ग्लव्स, हाथ में ग्लव्स पहन के काम करेंगे। सेफ्टी शू, उसके बाद सेफ्टी हार्नेस बताया था मैंने आपको, बॉयलर सूट, इमर्सन सूट, केमिकल सूट, फायरमैन आउटफिट, ये आपको एमईके में इसके पूरा डिटेल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ईईबीडी मैंने आपको बताया था, इमरजेंसी स्केयर ब्रीथिंग डिवाइस। टीपीए थर्मल प्रोटेक्टिंग एप, लाइफ जैकेट, लाइफ वेस्ट, फेस मास्क, फेसियल ब्रीथिंग अपरेटर्स, ये सब क्या है, पीपीई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना याद करके रखेंगे, जो आपको इसमें से 10 गो 15 गो याद हो जाए वही याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तो नॉर्मली है कि आपको ये तो पूरा पता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। सेफ्टी हेलमेट, उसके बाद आँख में गगल्स लगाएंगे, उसके बाद कान में ईयर मफ लगाएंगे, उसके हाथ में हैंड ग्लव्स लगाएंगे, उसके बाद पैर में शू पहनेंगे, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद सूट का तीनों नाम बता दीजिएगा, इमर्सन सूट, केमिकल सूट और थर्मल प्रोटेक्टिंग सूट। उसके बाद जो जो आपको याद आएगा, लाइफ जैकेट, लाइफ वेस्ट, फेसियल सीट, ये बताते रहिएगा, ठीक है। नंबर 3 देख लेते हैं, हाउ डज पीपीई हेल्प इट यूज़र। बोल रहा है कि पीपीई पहनने से आदमी की जान, यानी जो पहनता है उसकी जान कैसे बचती है, कैसे वो यूज़ करता है कि उसकी जान बच जाती है। तो पीपीई प्रोटेक्ट टू यूज़र एनी रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। बोल रहा है कि जो पीपीई पहनते हैं वो कैसे काम करता है, तो किसी का भी रिस्क और एक्सीडेंट, दुर्घटना होने से क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है। दुर्घटना से हम लोग को क्या कर लेता है, बचा लेता है, ठीक है। नंबर 4, व्हाट विल यू डू इफ़ यू फाइंड अदर मेंबर इन योर टीम नॉट यूजिंग पीपीई। इसका हिंदी में आंसर हुआ कि आप क्या करोगे जब देखोगे कि कोई
आदमी, आपके टीम का, आपके ग्रुप का आदमी पीपी नहीं पहना है तो आप क्या करोगे? आप ही सोचो कि अगर आप 5 जन काम कर रहे हो डेक पर और 3 एबी है, एक बोसन है, एक ट्रेनिंग ओएस है, आप एक ओएस हो, ठीक है, और देखा कि उसमें ट्रेनिंग ओएस पीपी नहीं पहना है तो आप क्या करोगे? उसको इमीडिएटली बोलोगे कि तुम जाओ पीपी पहन के आओ, लेकिन ट्रेनिंग ओएस तुमसे तगड़ा निकला, वो बोलेगा कि मैं नहीं पहनूंगा, तुमको जो करना है जाओ कर लो, तो तुम इमीडिएटली क्या करोगे? रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर। जो ड्यूटी ऑफिसर होगा उसको क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे। पहले उसको समझाओगे, अगर वो नहीं मानेगा तब रिपोर्ट करोगे। तो यही यहाँ पर लिखा है, आई विल इमीडिएटली रिक्वेस्ट हिम टू यूज़ पीपी। सर मैं पहले, सबसे पहले उसे, देखो जरूरी नहीं है कि तुम इंग्लिश में ही बोलोगे। जीपी रेटिंग हम लोग कोर्स कर रहे हैं, मास्टर कैप्टन का कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं। सर्वेयर पूछेगा कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू फाइंड द मेंबर इन योर टीम नॉट यूजिंग द पीपी, या कुछ भी पूछ सकता है कि इफ़ ए पर्सन नॉट यूजिंग द पीपी व्हाट डू यू डू, तुम क्या करोगे? तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, सर आई रिक्वेस्ट टू यूज़ पीपी, इफ़ डोंट वेयर द पीपी देन आई विल बी इन्फॉर्म द ड्यूटी ऑफिसर। सर मैं सबसे पहले उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप पीपी पहन लो, इससे तुम्हारी जान की रक्षा होगी। अगर वो नहीं मानेगा तब मैं ड्यूटी ऑफिसर होगा, मैं उसको इन्फॉर्म करूंगा कि ये पीपी नहीं पहन रहा है, ठीक है। तो उसी को बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई विल इमीडिएटली रिक्वेस्ट हिम टू यूज़ पीपी, इफ़ नॉट यूजिंग आई विल बी रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर। देखो बाबू, अगर आप समझ जाओगे ना तो ओरल पास कर जाओगे, अगर जहाँ रट्टा मारोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब मिला के बोलो चलेगी। नंबर 5, मैंने फिर से आपको वही बात बोल रहा हूँ कि अगर सर्वेयर को समझ में आ गया कि आप इसका आंसर जानते हैं तो आपको पास कर देगा, लेकिन अगर उसको समझ गया कि आप इधर से उधर नोच नाच के बोल रहे हैं तो वो फेल कर देगा, ठीक है। तो आप पहले ध्यान से समझ लो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, देखना तुम एकदम डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। नंबर 5, वेयर विल यू फाइंड पीपी ऑन द बोर्ड। बोल रहा है कि पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बोर्ड पर, जहाज पर कहाँ रहता है, आप कहाँ से पीपी पहनोगे? जहाज पर जाओगे तो कहाँ ढूंढते रहोगे? तो देखो जो भी पीपी होता है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो आपके इंडिविजुअल केबिन में होता है। जो आपको केबिन मिलेगा रहने के लिए, जो आपको रूम मिलेगा, सब पीपी उसी में रखा होता है। तो बोल देंगे सर इंडिविजुअल केबिन, सर वो हमारे केबिन में ही रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपी आर अवेलेबल इंडिविजुअल केबिन, हर एक आदमी के, पर्सनली आदमी के रूम में, केबिन में रहता है, ठीक है। याद रखिएगा कि सर हमारे केबिन में रहेगा। नंबर 6, वाट विल यू डू इफ़ डू नॉट हैव टू प्रॉपर पीपी टू डू ए जॉब। बोल रहा है कि आप क्या करोगे जब आपके पास प्रॉपर पीपी नहीं है और आप जॉब करने जाना है आपको, ठीक है। बिना प्रॉपर पीपी पहने क्या आप जॉब कर सकते हो? तो आई विल बी नॉट कैरी आउट द जॉब एंड रिपोर्ट टू द ड्यूटी ऑफिसर। मैं कोई भी जॉब नहीं करूँगा और मैं इमिडिएटली ड्यूटी ऑफिसर को रिपोर्ट करूँगा। मेरे को अगर कोई भी आदमी बोले कि तुम बिना पीपी पहने काम करो, तो मैं कुछ भी हो जाए, जहाज़ का मालिक ही क्यों ना बोल दे, कैप्टन तो अलग की बात है, जहाज़ का अगर ओनर ही बोल दे कि तुम बिना पीपी का काम करो, तो मैं काम नहीं करूँगा और जो ड्यूटी ऑफिसर होगा उसको रिपोर्ट करूँगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द एलॉफ्ट। देखो एलॉफ्ट का मतलब होता है कोई भी जगह जो 2 मीटर से ऊपर हो जाए। जैसे तुम अपना, अभी तुम क्लास कर रहे होगे या अभी तुम अपने बेड पर बैठ कर पढ़ रहोगे, तो 2 मीटर से ऊपर अगर हो गया तो वह एलॉफ्ट हो गया। तो एलॉफ्ट मीन्स अप इन द एयर, एनी प्लेस 2 मीटर और 6 फीट एबव लेवल इज कॉल्ड एलॉफ्ट। ये सर्वेयर एक लड़के से पूछा था, वो बोल रहा था कि एलॉफ्ट वर्क परमिट, बोल रहा था कि थोड़ा परमिट का नाम बताओ, तो हॉट वर्क परमिट बताया, कोल्ड वर्क परमिट बताया, उसके बाद शिप ओवरबोर्ड परमिट बताया, फिर इनक्लोज स्पेस परमिट बताया, फिर उसमें बोल दिया एलॉफ्ट वर्क परमिट। तो उससे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ एलॉफ्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो यही बोला था सर कि 2 मीटर से अगर ज़्यादा एबव होता है तो उसको एलॉफ्ट बोलते हैं। अगर इसी तरह तुम बताओगे तो बोलेगा कि हाँ ये जानता है। तो एनी प्लेस 2 मीटर और 6 फीट एबव इज कॉल्ड एलॉफ्ट। 2 मीटर और उसका फीट में कन्वर्ट करोगे तो एटलीस्ट 6 फीट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 7, टेल 3 सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी फॉलोड व्हेन द वर्किंग ऑन द एंकर स्टेशन। बोला कि अगर तुमको एंकर स्टेशन पर रख दिया जाए, जहाँ पर एंकर माने एंकर को पानी में लॉन्च किया जाता है और फिर एंकर को पानी से होस्ट किया जाता है यानी उठाया जाता है, तो तुम 3 प्रिकॉशन क्या बरतोगे वहाँ पर, क्या क्या सावधानी बरतोगे?
तो सबसे पहले मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपी। सावधानी का बात आ जाए तो ये एक टॉपिक अपने दिमाग में रख लेना कि मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपी, हम प्रॉपर पीपी पहन के रखेंगे। नेवर स्टैंड द बाइट ऑफ रोप, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत लिखवा दिया गया है, ये मोरिंग स्टेशन पर होगा, ठीक है। सबसे पहले मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपी। दूसरा का क्या रहेगा तो सेफ डिस्टेंस द एंकर चैन, एंकर चैन से हम दूरी बना कर रखेंगे कि अगर मान लो एंकर चैन टूट गया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है, एक एक बॉडी का पार्ट का कीमा बन जाएगा, ठीक है। कीप द डिस्टेंस ऑफ एंकर चैन, एंकर चैन से हम क्या करेंगे तो दूरी बना के रखेंगे। आ जाओ नंबर 8, टेल 3 सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी फॉलोड व्हेन वर्किंग ऑन द एकोमोडेशन लेडर इन द पोर्ट। एकोमोडेशन लेडर किसको बोलते हैं तो गैंगवे को बोलते हैं। यानी गैंगवे वो लेडर होता है जो क्या करता है तो पोर्ट के आदमी को ऊपर आने देता है और जहाज़ के आदमी को नीचे जाने देता है। तो वहाँ पर हम क्या क्या प्रिकॉशन करेंगे तो सबसे पहले मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपी। सेफ्टी का बात बोलेगा तो सबसे पहले पूरा पीपी हम लोग को पहन के रखना है, ठीक है। मस्ट वेयर द लाइफ जैकेट एंड वर्किंग वेस्ट, लाइफ जैकेट हम पहन के रखेंगे। एट नाइट प्रॉपर लाइट मस्ट बी अरेंज, और नाइट के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे तो लाइट का व्यवस्था करके रखेंगे कि कोई आदमी उतरते समय गिर न जाए। नंबर 8, टेल सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी फॉलो व्हेन रिंगिंग द एस्केप फोल्डिंग। अब देखो, अब लड़के बोलेंगे कि भाई एस्केप फोल्डिंग क्या है। देखो मैं तुमको नॉर्मल बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। तुम अपने गांव में देखते होगे बाबू कि एक तला बिल्डिंग बन गया, ठीक है, 2 तला बिल्डिंग बनाने के लिए आदमी क्या करता है तो भाड़ा बांधता है, बांस का भाड़ा बांध देगा, इस तरह देखो, इस तरह बांस का भाड़ा बांध देगा और यहाँ पर पटरा लगाएगा, और पटरा पर 2 मिस्त्री बैठ के क्या करेगा जोड़ने लगेगा। तो इसी तरह बाबू ये समझो कि वो बांस का ना होकर वो लोहा का स्केप फोल्डिंग होता है, और स्केप फोल्डिंग लगा कर ही जहाज़ में ऊंचाई पर काम होता है। तो लगा कर ऊंचाई पर हम लोग क्या करते हैं काम करते हैं। जैसे मान लो कि हैच कवर हो गया, ठीक है, कार्गो हैच हो गया, तो कार्गो होल्ड में हम जाएंगे। कार्गो होल्ड में अगर पेंटिंग वेंटिंग करना है तो कैसे करेंगे तो स्केप फोल्डिंग बना कर ही करेंगे। तो जब हम स्केप फोल्डिंग लगाएंगे, स्केप फोल्डिंग पर काम करेंगे तो क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुमको याद हो जाए याद करो। तो सबसे पहले क्या, मस्ट वेयर द प्रॉपर पीपी, वेयर द प्रॉपर पीपी। असेंबल द स्केप फोल्डिंग एज पर मेकर इंस्ट्रक्शन। स्केप फोल्डिंग जैसा ही हम बनाएंगे ना तो वहाँ पर एक नक्शा दिया रहता है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसी हिसाब से उसको स्केप फोल्डिंग को अरेंज करना है, ठीक है। नंबर 3, मेक्स योर स्केप फोल्डिंग स्ट्रक्चर इज सूटेबल एंड रिंगिंग। उसके बाद बनाकर उसको चेक करेंगे कि बहुत तरीका से फिक्स हुआ है ना। फिट सेफ्टी रेल एट एवरी डेक, बोल रहा है कि जो भी डेक बाय डेक यानी लाइन बाय लाइन जब स्केप फोल्डिंग बनाएंगे तो हर एक जगह रसरी बांध के रखेंगे ताकि गिरेंगे तो उसको हम पकड़ेंगे। इंश्योर द स्केप फोल्डिंग इज विल सिक्योर, स्केप फोल्डिंग प्रॉपर सिक्योर यानी प्रॉपर फिट होना चाहिए। नेवर एक्सिस द सेफ वर्किंग लोड, और स्केप फोल्डिंग पर लिखा है कि इस पर 3 टन चाहिए तो 3 टन ही आदमी चढ़ेगा, उससे ज़्यादा आदमी नहीं चढ़ सकता है। फिल अप द चेकलिस्ट लिस्ट बिफोर यूजिंग, और जो भी आदमी उस पर चढ़ेगा उसके पहले अलॉफ्ट वर्क परमिट को भर देगा। डू नॉट कैरी एनी टूल इन पॉकेट, और कभी भी स्केप फोल्डिंग पर चढ़ना है तो पॉकेट में हथौड़ी, पिलास, पेचकस ये सब लेकर नहीं चढ़ना है, क्योंकि अगर गिरेगा तो जो आदमी नीचे रहेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो इस तरह आप जवाब दे सकते हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो कॉमेंट डेफिनेटली आप करना, ठीक है। नंबर 9, व्हाट इज़ वर्क परमिट, बोल रहा है कि वर्क परमिट क्या होता है। और देखो बाबू, वर्क परमिट का दूसरा नाम है चेकलिस्ट, ठीक है। इस तरह भी पूछ देगा सर्वेयर घुमाने के लिए, बताओ चेकलिस्ट मतलब क्या होता है, तो सर चेकलिस्ट मतलब वर्क परमिट होता है। तो फिर पूछ देगा कि बताओ वर्क परमिट क्या है, तो सर वर्क परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी हम डेंजरस काम करने जाते हैं तो उसको उस पर भरते हैं और साइन करके जाते हैं, ठीक। और वो हमको बताता है कि कोई भी डेंजरस काम करने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेकर चलना है। तो वर्क परमिट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच सीट आउट द वर्क टू बी डन एंड विच प्रिकॉशन टू बी टेकन डूइंग इट। सर ऑफिशियल ये जो वर्क परमिट होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि इस वर्क को करने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नंबर 10, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग दिस वर्क परमिट। वर्क परमिट का आखिर पर्पस क्या होता है। जब हम लोग वर्क परमिट जैसे लॉफ्ट वर्क परमिट भरते हैं या कोल्ड वर्क परमिट भरते हैं या हॉट वर्क परमिट भरते हैं
या इनक्लोज स्पेस एंट्री परमिट भरते हैं तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है भरने का। तो सर ये क्या करता है, तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट को मिनिमाइज करता है। यानी अगर हमारा एक्सीडेंट, अगर हमारा उसमें कोई दुर्घटना होगी तो अगर हम वर्क परमिट भर कर जाएंगे तो दुर्घटना ज़्यादा माने 100% होना चाहिए, लेकिन वर्क परमिट जब हम भर के जाएंगे उसके साथ साथ जो जो प्रिकॉशन लेके जाएंगे तो समझो कि अगर हमारी पूरी ज़िंदगी जानी हो तो हमारा दुर्घटना होगा भी तो हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। यानी एक्सीडेंट का चांसेस कम हो जाएगा। देखो बाबू आ गया, नेम द वर्क परमिट या नेम द चेकलिस्ट। कौन कौन से चेकलिस्ट होते हैं, कौन कौन से वर्क परमिट होते हैं। हॉट वर्क परमिट यानी अगर कोई जहाज़ पर गर्म काम करना है, जैसे वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है, जिससे चिंगारी निकले या आग निकले, उसको करने से पहले आपको हॉट वर्क परमिट पर साइन करना पड़ता है। इनक्लोज स्पेस एंट्री परमिट, देखो बाबू इनक्लोज स्पेस एंट्री परमिट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपको कार्गो होल्ड में जाना है तो वह इनक्लोज स्पेस हो गया, या टैंक होल्ड में जाना है तो वह इनक्लोज स्पेस हो गया। वहाँ पर आपको गैस, टॉक्सिस गैसेस, हानिकारक गैसेस मिलेंगी जिसे सांस लेने पर आपको दिक्कत हो जाएगी और आप बेहोश हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं इनक्लोज स्पेस एंट्री परमिट। टैंक एंट्री परमिट, कोई भी टैंक हो, बलास्ट टैंक हो, फ्यूल टैंक हो, कार्गो टैंक हो, कोई भी टैंक हो तो टैंक में जाने से पहले आपको टैंक एंट्री परमिट डालना होता है। कोल्ड वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट का मतलब होता है जैसे आप फ्रीजर में जा रहे हैं, आप एसी रूम में जा रहे हैं काम करने के लिए, या आप जो गैली का जो फ्रीज रूम होता है उसमें आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो कोल्ड वर्क परमिट भर के जाएंगे। मान लीजिए कि आप काम करने चले गए और आप कोई दरवाज़ा बंद करके चला गया, तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ ना, जब प्रोविज़न आता था ना तो हम चीफ कुक और जीएस दोनों आदमी जाते थे, लोग तीनों आदमी जाते थे लोग सामान सरियारने के लिए, क्योंकि मैं जहाज़ पर सबसे छोटा था तो सभी आदमी बोलते थे कि यार अंसारी को ले लो, अंसारी को ले लो, और मेरे को मज़ा भी आता था सब सामान सरियारने में, ठीक है। तो मैं जब जाता था ना फ्रिज में तो इतना प्रिकॉशन ले के पूरा ग्लव्स वगैरह, जूता मोजा पहन के, स्वेटर वेटर पहन के भी जाता था ना, तभी मैं वहाँ पर 1 मिनट जहाँ रुकता था ना तो पूरा ठंडा लगने लगता था, तो फिर बाहर आता था, बाहर आता था तो एकदम गर्मी लगता था, फिर अंदर जाता था तो एकदम ठंडा लगता था। तो समझो कि अगर उसमें मैं 10 मिनट रह जाऊँगा तो पूरा बर्फ़ बन जाऊँगा, ठीक है, तो वो भी लेना पड़ता है आपको। वर्किंग ए लॉफ्ट वर्क परमिट, मैंने आपको बताया कि अगर 2 मीटर से ज़्यादा ऊँचा अगर कोई आप काम करते हैं, जैसे चिपिंग हुआ, पेंटिंग हुई, या मास्ट पर आपको चढ़ना हुआ, या जो एकमोडेशन पर लटक कर काम करना हुआ, तो उसके लिए आपको एलॉफ्ट वर्क परमिट लेना पड़ता है। वर्किंग ओवर शिप साइड परमिट, जैसे मान लीजिए कि जहाज बीच समुद्र में खड़ी है एंकर पर और आपको शिप के ओवर साइड में क्या करना है, तो शिप का जो सटा हुआ भाग है उस पर पेंटिंग करना है, तो उसके लिए आपको वर्किंग ओवर साइड परमिट लेना पड़ता है। तो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है बाबू। नंबर 11, व्हाट इज़ कोल्ड वर्क, तो मैंने आपको बता दिया, द वर्क विच इज़ नॉट हॉट वर्क इज़ कॉल्ड कोल्ड वर्क। ओपनिंग ए बल्ब, बल्ब को ओपन करेंगे, ओपनिंग द फ्लेंज, ओपनिंग द पाइप, ये सब कोल्ड वर्क में आता है, ठीक है। नंबर 12, व्हाट इज इनक्लोज स्पेस। इनक्लोज स्पेस क्या होता है, तो सर वैसा स्पेस जो अनवेंटिलेटेड हो, यानी उसमें हवा की कमी हो, और दूसरा वैसा प्लेस जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। तो एनी स्पेस दैट इज क्लोज्ड और अनवेंटिलेटेड फॉर सम टाइम, और एनी प्लेस विच में बी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, ठीक है। आप इसको हिंदी में ही बोलेंगे वो समझ जाएगा। नंबर 13, व्हाट आर द हैजार्ड एसोसिएटेड विद द इनक्लोज स्पेस एंट्री। बोल रहा है कि इनक्लोज स्पेस एंट्री में जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें क्या क्या हैजार्ड हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। टू लेस ऑक्सीजन एंड टू मच ऑक्सीजन, या तो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन भी हो सकता है या कम ऑक्सीजन भी हो सकता है। प्रेसेंसेस ऑफ टॉक्सिस गैस, उसमें कुछ हानिकारक खतरनाक जहरीली गैस का ट्रेस मिल सकता है। प्रेसेंस ऑफ टॉक्सिस वेपर, उसमें वाष्प भी मिल सकता है हानिकारक गैस का। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, उसमें आग लगने की संभावना भी हो सकती है, तो ये चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं। नंबर 14, विल यू एंटर ए होल्ड ऑफ ए बल्क कैरियर इमिडिएटली आफ्टर ओपनिंग इफ़ नो वाई। बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक बल्क कैरियर है, ठीक है, बल्क कैरियर देखते हैं बहुत बड़ा है, पिछला मेरा जहाज़ बल्क कैरियर ही था। तो बल्क कैरियर में कार्गो होल्ड होता है, जहाँ पर मैंने क्रिकेट खेला था, वीडियो में आप लोग देखिएगा। तो कार्गो होल्ड, मान लीजिए कि इमिडिएटली कार्गो होल्ड, बल्क कैरियर का कार्गो होल्ड खोला गया और आपको बोला गया कि उसमें ढुक जाओ, तो आप ढुक जाइएगा, कभी भी नहीं। उसको 10 मिनट 15 मिनट तक ले छोड़िए, ताकि उसमें से जितना भी हानिकारक गैस है वो बाहर निकल जाए और उसमें ऑक्सीजन आ जाए।
नो आई विल बी नॉट एंटर बिकॉज दे आर बी लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। आफ्टर प्रॉपर वेंटिलेटेड एंड चेक द एटमॉस्फेयर इनसाइड द होल देन आई विल बी एंट्री। हम लोग चेक करेंगे कि उसमें ऑक्सीजन गैस प्रॉपर क्वांटिटी में आ गया है, यानी 21% ऑक्सीजन आ गया, तभी जाकर हम एंट्री करेंगे, नहीं तो जाएंगे तो उसी में लटके रह जाएंगे। वाई इज इट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए रिस्क असेसमेंट बिफोर अंडरटेकिंग ए हजार्ड ऑफ वर्क टू अवॉइड द रिस्क एक्सीडेंट। बोल रहा है कि सिंपली बात है, आप देखिए, वाई इज इट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट हम कब लेंगे और क्यों लेंगे? तो ये रिस्क एक्सीडेंट ये क्या करेगा, तो अवॉइड कर देगा, यानी आपको एक्सीडेंट होने से आपको अवॉइड यानी बचा लेगा, इसीलिए हम रिस्क एसोसिएट करते हैं। नंबर 16, वेयर विल यू फाइंड सेफ वर्किंग लोड ऑफ ए लिफ्टिंग गियर। देखिए SWS का मतलब होता है सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड कहाँ पाया जाता है? वेयर विल बी फाइंड द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द लिफ्टिंग गियर। लिफ्टिंग गियर में सेफ वर्किंग लोड कहाँ पाया जाता है? तो उसके साथ जो टेस्ट सर्टिफिकेट आता है ना, उसी पर लिखा होता है। आप नॉर्मली देखिएगा कि आप कोई भी सामान फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कीजिएगा, मोबाइल के साथ साथ आपको एक पर्ची मिलता है ना, या आप घड़ी खरीदिएगा, कोई भी चीज़ खरीदिएगा तो उसके साथ एक पर्ची मिलता है जिसको बिल कहते हैं। बिल पर लिखा रहेगा कि घड़ी कौन सी कंपनी का है, घड़ी में कितना क्या है। तो उसी तरह कोई भी जहाज़ पर सामान आता है ना, तो उसके साथ साथ एक स्लिप आता है जिसमें उसका सारा लिखा रहता है कि ये कितने तारीख को बना है, इसका एक्सपायरी क्या है, इसका सेफ वर्किंग लोड क्या है, एवरीथिंग आपका उसमें शो करेगा। ठीक है। नंबर 17, वेयर विल यू फाइंड सेफ वर्किंग लोड ऑफ ए कार्गो ब्लॉक द बाइंडिंग प्लेट। मैंने ये आपको MCQ में बता दिया है। नंबर 18, व्हाट इज मार्पोल। मार्पोल का पूरा नाम पूछा है, द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप। इतना बोलना पड़ेगा, डायरेक्ट मैरीन पॉल्यूशन बोलिएगा तो वो खिसिया जाएगा, बोलेगा मैरीन पॉल्यूशन क्या होता है, पूरा बोलो। द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्पोल। मार्पोल का फंक्शन क्या है, आखिर मार्पोल क्यों बनाया गया था? तो मरीन पॉल्यूशन को रोकने के लिए। समुंदर में भी पॉल्यूशन होता है, समुंदर को पॉल्यूटेड यानी गंदा होने से बचाने के लिए। मार्पोल इज एन इम्पोर्टेंट मेन कन्वेंशन दैट डील विद द मेरीन पॉल्यूशन। ठीक है। व्हाट इज कन्वेंशन। देखिए कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, तो कन्वेंशन का मतलब एक समझौता होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, तो दो भाई हैं और एक के पास दो बाइक है और एक के पास एक कार है, तो बखरा लगेगा यानी बंटवारा होगा, तो एक बोलेगा कि मेरे को कार चाहिए, तो दूसरा बोलेगा कि ठीक है हम दोनों बाइक ले लेंगे। तो ये आपस में समझौता कर लिया सब, तो उसी को कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है। कन्वेंशन इज द एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द IMO मेंबर एंड रिगार्डिंग द पार्टिकल इशू। तो पार्टिकुलर इशू यानी कोई जब हर एक देशों से मिलाकर और IMO से जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो समझौता होता है उसी को मार्पोल बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, नेम फॉर द इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। कौन कौन से अभी तक कन्वेंशन हो गए हैं समझौता इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है शिपिंग के लिए, उसमें क्या क्या समझौता हुआ है? तो 16 हुआ है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सीज, मार्पोल होता है। मैंने मार्पोल का फुल फॉर्म बता दिया आपको। STCW यानी STCW का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ ए वॉच कीपिंग और मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन यानी MLC। ठीक है। तो ये 5 समझौते हुए हैं, इसको याद रखिएगा। लाइन अकॉर्डिंगली लाइन के साथ याद होना चाहिए कि 1 नंबर पर कौन आता है, 2 नंबर पर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि इस तरह भी पूछ सकता है। व्हाट इज़ द नंबर 3 ऑफ कन्वेंशन, तो आपको STCW बोलना पड़ेगा। सबसे पहले 16 1 नंबर पर आता है, याद रखिएगा। नंबर 21, हाउ इज़ द गार्बेज जनरेट ऑन द बोट हैंडल बाय द क्रू। बोल रहा है ये क्वेश्चन, सर्वेयर आपसे पूछेगा कि बताओ कि जो जहाज पर गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट कचरा मैंने समझते हैं, जैसे घर में हम लोग का कचरा निकलता है ना, सब्जियों का कचरा निकलता है, फिर हम लोग खा के जो छोड़ते हैं वो कचरा निकलता है, फिर हम लोग का कॉपी कलम का कचरा निकलता है, माने हर एक चीज़ का कचरा निकलता है। तो जहाज़ पर भी कचरा निकलता है, तो कचरा को ही बोलते हैं गार्बेज। तो जब गार्बेज निकलेगा तो हम उस गार्बेज को क्या करेंगे, गार्बेज को कैसे अरेंज करेंगे, यही पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गार्बेज इज द कलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस ऑफ ए शिप। पहले सबसे डिफरेंट जगह से हम लोग गार्बेज को जहाज पर से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। द गार्बेज इज सेपरेट कैटेगरी वाइज, और गार्बेज को कैटेगरी वाइज सेपरेट करेंगे कि कौन कूट है, कौन प्लास्टिक है,
कौन ग्लास है, कौन शीशा है, कौन खाने वाला है चीज़, ठीक है। एंड पुट इनटू द रिस्पेक्टेड गार्बेज ड्रम, और गार्बेज ड्रम भी होता है, येलो रंग का गार्बेज ड्रम होता है, फिर ब्लू होता है, फिर रेड होता है, तो सब में गार्बेज का अलग अलग कोडिंग होता है। विच आर द जनरली कीप्ड इन द क्वार्टर डेक, और जो गार्बेज रूम होता है जिसमें गार्बेज ड्रम होता है वो सबसे पीछे वाले डेक पर होता है। आफ्टर देन गार्बेज आर बी आइदर रिटेन्ड ऑन द बोर्ड और डिस्पोज इनटू द सी फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मार्कोस। क्या करेंगे, अगर गार्बेज हम लोग का जहाज़ पर गार्बेज ड्रम में ज़्यादा हो जाएगा तो उसे या तो जहाज़ जेटी में जाएगी तो या तो उसको हम दे देंगे जेटी को, या जो जहाज़ पर से बाहर फेंकने वाला होगा मेरीन पोल्यूशन के अकॉर्डिंगली उसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे, ठीक है। यही कहने का मतलब होगा। नंबर 2 टेल टू वर्क ऑन द मास्ट विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी क्लाइंब। बोल रहा है कि दो ऐसे वर्क का नाम बताइए जो ऊपर चढ़ कर किया जाता है। तो सबसे पहले चेंज द नेविगेशन लाइट, और दूसरा टू दी पेंट ऑन द मास्ट। मास्ट माने क्या होता है, जो ऊपर की तरफ सबसे ऊपर होता है जहाज के चिमनी की तरह, उसको मास्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है लिख कर, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो A to Z मेरे पास आपको नोट्स मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं वो आपको परचेस करवा दूंगा, ठीक है। नंबर 3 व्हाट PPE विल यू वेयर फॉर क्लाइंबिंग द मास्ट। बोल रहा है कि मास्ट पर चढ़ने के लिए, यानी जहाज़ के ऊपर वाला भाग जो रडार की तरह होता है उस पर चढ़ने के लिए, काम करने के लिए आप क्या क्या PPE पहनेंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी हेलमेट पहनेंगे, बॉयलर सूट पहनेंगे, सेफ्टी हैंड ग्लव्स पहनेंगे, सेफ्टी हार्नेस विथ लाइफ लाइन लेंगे, और उसके साथ साथ एलॉफ्ट वर्क परमिट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 टेल थेरी सेफ प्रैक्टिस टू बी फॉलो बाय द क्लाइंबिंग द मास्ट। सेम वही क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या सेफ्टी, तो प्रॉपर PPE और उसके बाद सेफ्टी हार्नेस विथ लाइफ लाइन। मैंने पिछले वीडियो में सेफ्टी हार्नेस पहनना कैसे है मैंने सिखा दिया है, और एलॉफ्ट वर्क परमिट लेकर ही आगे काम करेंगे। 24 व्हाट इज़ द सेफ्टी हार्नेस। सेफ्टी हार्नेस क्या है, तो प्रोटेक्टिव सेफ्टी हार्नेस इज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिजाइन टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम फॉलिंग द इंजरी। सेफ्टी हार्नेस क्या है कि सेफ्टी हार्नेस एक बेल्ट की तरह होता है, हम लोग पहन लेते हैं और ऊपर काम करते हैं और हुक पर लाइफ लाइन में लगाकर हुक पर रखते हैं, और जब हम मिस बैलेंस हो जाते हैं, अगर गिरते हैं तो हम लोग लटक जाते हैं, यानी गिरने से बच जाते हैं। नंबर 26 वाई इज़ इट रिक्वायर्ड टू हैव हीविंग लाइन ऑन ए शिप। हीविंग लाइन शिप पर क्यों रखा जाता है, तो क्या बोलते हैं, तो टू मेक ए कॉन्टेक्ट ऑन जेटी फॉर सेंडिंग मोरिंग लाइन अश्योर। ये क्या करता है, तो जेटी से कॉन्टेक्ट करता है, हीविंग लाइन को हम जहाज़ पर से फेंकते हैं जेटी पर, और जेटी पर जाने के बाद इधर से हम लोग अपना जो हाउज़र होता है उसको जेटी में भेज देते हैं और जहाज़ बांध जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया। 26 व्हाट इज़ बर्थिंग। तो जब शिप को जेटी के साथ बांध देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, बर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। व्हेन ए शिप कम अलोंग साइड ऑफ जेटी इज कॉल्ड बर्थिंग। 27 व्हेन विल यू यूज़ हेविंग लाइन ड्यूरिंग द बर्थिंग। बर्थिंग के टाइम हम लोग क्या करते हैं, हेविंग लाइन यूज़ करते हैं। 28 देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट कैरी विल यू टेक व्हेन यूजिंग द हेविंग लाइन। बोल रहा है कि हेविंग लाइन यूज़ करते समय हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, ठीक है। तो हेविंग लाइन मस्ट हैव द प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर द थ्रोइंग। बोल रहा है कि हेविंग लाइन 30 मीटर लंबा होता है, तो उसको फेंकने से पहले अच्छा तरीका से कॉइल कर लेंगे ताकि वो फंसे ना। अबाउट 2/3 कहने का मतलब होता है कि 2/3 का मतलब 30 मीटर का 2/3 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। लेंथ शुड बी क्वाइल्ड इन द लेफ्ट हैंड एंड यूजिंग द स्मॉल कॉइल। बोल रहा है कि 20 मीटर अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे और 10 मीटर अपने राइट हैंड में रखेंगे, ठीक है। व्हेन द थ्रोइंग द लाइन इन राइट हैंड, और जो 10 मीटर अपने राइट हैंड में रखें उसी को थ्रो करेंगे और 20 मीटर वाला को अलाउ कर देंगे, ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, ठीक है। नंबर 29 टेल 2 प्रिकॉशन विल बी ऑब्जर्व थ्रोइंग द हेविंग लाइन। बोल रहा है कि 2 प्रिकॉशन बताइए हेविंग लाइन को फेंकने से पहले। तो बिफोर थ्रोइंग द हेविंग लाइन मस्ट बी वेसिटेड बाय द शुड अटेंशन। बोल रहा है कि हेविंग लाइन फेंकने से पहले सबको अटेंशन बोल देना है ताकि आसपास का आदमी हट जाए, क्योंकि हेविंग लाइन अगर किसी को लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी।
और दूसरा नंबर जब हम हेविंग लाइन फेंकेंगे राइट हैंड वाला, तो लेफ्ट हैंड वाला जो हेविंग लाइन है उसको छोड़ देंगे ताकि आराम से वो भी चला जाए। ठीक। लास्ट 30, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मंकी फिस्ट। बोल रहा है कि मंकी फिस्ट हीविंग लाइन के सबसे आगे एक गेंद की तरह मंकी फिस्ट बना दिया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि उसका वजन ज़्यादा हो जाए और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करे। थ्रो एन लॉन्ग डिस्टेंस अगेंस्ट वाइंड, और हवा के विपरीत वो दूर तक जाए। तो दोस्तों आज मैंने आपको 30 तक पढ़ा दिया, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 30 तक पढ़ा दूंगा। और दोस्तों आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं 7 बजे लाइव आऊँगा, ठीक है। तो मैं 7 बजे लाइव आऊँगा, तो आप लोग रेडी रह जाना। 7 बजे हम लोग लाइव सेशन अपना कंप्लीट करेंगे, जिसमें मर्चेंट नेवी से रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, इंक्वायरी होंगी, मैं उसको चाहूँगा कि सॉल्व करूँ। और दोस्तों अगर आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी के लिए, जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो मेरे पास नोट्स है, वो नोट्स मैं आपको परचेस करवा दूंगा। कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते। थैंक यू एवरीवन।